मेट्रो सिटी समाचार के मुंबई स्पेशल एपिसोड में आज बात होगी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अब ई चलान यानी ट्रैफिक हवलदारों को चालान करने के लिए एक नया नियम बनाया है। उसके बिना अब ट्रैफिक हवलदार चालान नहीं कर सकते हैं। वहीं बात होगी अवैध बाइक टैक्सी की, यानी बाइक बुलाते हैं और तुरंत महिलाएं बैठकर या बच्चे स्कूल जाते हैं या जिम जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन अब इससे अपराध हो रहे हैं। इस पर बात होगी। अब बात होगी मुंबई में जो कबूतर खाना विवाद चल रहा था, वसई विरार में भी अब इसके मामला सामने है। वहीं पर बात होगी महाराष्ट्र और मुंबई में चल रहे इनलीगल स्कूलों पर, जहां अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। एक एक करके सभी खबरें देखेंगे। मैं ब्रिजेश यादव, आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार। पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र के कल्याण में एक ऐप आधारित बाइक टैक्सी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जिम जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक करने वाली एक लड़की के साथ जो बाइक चलाने वाला युवक था, उसने छेड़छाड़ की और रेप करने की कोशिश की है। यह पूरी घटना कल्याण वेस्ट इलाके की से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लड़की ने शाम के समय जिम जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी। लड़की बाइक पर सवार हुई, लेकिन चालक ने तय रास्ते से हटकर बाइक को मोड़ दी। चालक लड़की को जिम तक ले जाने के बजाय पुलिस लाइन के पास एक सुनसान और अंधेरे इलाके में ले गया। वहां उसने बाइक रोक दी और लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। रेप करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसने रेप करने का प्रयास किया। यह घटना सिंडिकेट क्षेत्र में हुई थी। आपको बता दें, खुद को खतरे में देख लड़की ने जोर जोर से चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया और विरोध करने लगी। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों ने आरोपी बाइक चालक को पकड़ लिया और गुस्साए लोगों ने बाइक टैक्सी वाले को जमकर पीटा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले ली। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओला, उबर समेत कई बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन बाइक टैक्सी, जहां पर एक अनजान व्यक्ति होता है बाइक चलाने वाला, और वहां पर हमारे घर का कोई भी अहम व्यक्ति हो सकता है, महिलाएं हो सकती हैं, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करते समय हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधान में रहना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर ड्राइवर रास्ता बदल रहा है और सुनसान या अंधेरे इलाके में जाने की कोशिश कर रहा है, आप जान रहे कि वो रास्ता बदल रहा है, तो तुरंत विरोध करें और शोर मचाएं, जैसा कि पीड़िता ने किया। दूसरी बात, लाइव लोकेशन साझा करें। जब भी आप कोई बाइक, कैब या बाइक टैक्सी बुक करें, अपनी यात्रा का लाइव लोकेशन अपने किसी करीबी या परिवार वाले के साथ शेयर कर दें कि उसे पता रहे। वहीं तीसरी बात, यदि कोई अप्रिय स्थिति आती है तो पीड़िता की तरह विरोध करना और चिल्लाना ही आपकी सुरक्षा का सबसे पहला कदम हो सकता है कि आसपास के लोग जान जाएं, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हो और आप बच सके। वहीं अगली बड़ी खबर की बात होगी महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस की। आए दिन मुंबई में ट्रैफिक पुलिस कर्मी, वसई विरार, नालासोपारा में जहां भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, वहां पर घोषणा होती है कि ये रिश्वत ले रहा है, ये जानबूझ के पैसे ले रहा है। अब इस पे लगाम लगने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब घोषणा की है कि अब राज्य में चरणबद्ध तरीके से सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की बॉडी में ऑन कैमरा उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कई इलाकों में पुलिसकर्मी जो हवलदार है, जो व्हाइट वर्दी में होते हैं, उनके आगे कैमरा लगा होता है। उन्होंने कहा बॉडी कैमरा रहेगा तभी ई चालान किया जा सकेगा। हम ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिसमें विवादों की गुंजाइश खत्म होगी। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, विवादों को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा कदम उठाया। उनके इस कदम से ई चालान को लेकर खड़े हो रहे सवालों और विवादों पर विराम लगने की संभावना है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए सीएम फडणवीस ने यह ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में बुधवार 10 दिसंबर को ई चालान प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विधायकों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और अमलदार ई चालान बनाने के लिए प्राइवेट मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कई शंकाएं और विवाद पैदा हो रहे हैं। इस संदर्भ में विधायक सुनील सिंधे ने सभागृह में प्रश्न खड़ा किया। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और पुलिस के बीच आए दिन विवाद सामने आते हैं। इन परिस्थितियों को रोकने के लिए पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके यहाँ के ट्रैफिक पुलिस कर्मी कैसे हैं, इस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं। आप वसई विरार, नवी मुंबई, कहीं से भी, मीरा रोड, कहीं से भी खबर देख रहे हैं तो अपना लोकेशन जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुंबई और महाराष्ट्र में बच्चों के लापता होने का मामला
बहुत हाई लेवल पहुंच चुका है और ये मामला काफी बड़ा भी है। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में बेपत्ता यानी लापता बच्चों की दर 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन मामलों में लड़कियों के लापता होने का प्रमाण ज्यादा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और सवाल किया है कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2021 से 2024 के दौरान लापता बच्चों और लड़कियों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि अंतर्राज्यीय गिरोह तैयार हो गए हैं जो छोटे बच्चों को अगवा कर उन्हें काम पर झोंक रहे हैं या भीख मंगवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस बात की जांच करे कि स्टेशन और बस स्टैंड पर भीख मांगने वाले बच्चों के साथ वास्तव में उनके माता पिता हैं या नहीं, और समय आने पर डीएनए टेस्ट करने के आदेश भी दिए जाने चाहिए। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी जाए और 36 दिनों के आंकड़े देखे जाए, मुंबई में पिछले 36 दिनों में कितने बच्चे लापता हुए? लगभग 100 बच्चे लापता हुए। 83 बच्चे, अगर करेक्ट आंकड़ा देखा जाए एनसीआरबी का, तो 83 बच्चे लापता हुए हैं। इन 83 लापता बच्चों में 60 लड़कियां और 23 लड़के शामिल हैं। इनमें 18 वर्ष की आयु वर्ग की 41 लड़कियां और 13 युवा शामिल हैं। मुंबई में कुर्ला, मालवनी, पवई और साकिनाका जैसे क्षेत्र बच्चों के लापता होने का प्रमाण अधिक पाया गया। यहाँ पर पिछले महीने के कुछ आंकड़े देखते हैं। जून में 70 बच्चे लापता हुए जिनमें लगभग 60 लड़कियां थी। जुलाई और सितंबर में भी लगभग 60 से 70 बच्चे लापता हुए जिनमें हर महीने 37 लड़कियां शामिल थी। अक्टूबर में 57 बच्चे लापता हुए जिनमें 41 लड़कियां थी। नवंबर में 71 बच्चे लापता हुए जिनमें 52 लड़कियां थी। दिसंबर में अब तक, यानी ये महीना जो करंट चल रहा है दिसंबर का, दिसंबर में 11 लोग लापता हो चुके हैं जिनमें 8 लड़कियां शामिल हैं। अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका है कि इन बच्चों के साथ हो क्या रहा है। ठाकरे की शिवसेना के विधायक सचिन अहिर ने विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया। अहिर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एडॉप्शन स्कीम का गलत फायदा उठाकर बच्चों और लड़कियों का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में किया जा रहा है। अब सरकार जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन ले रही है और देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि पुलिस के साथ उनकी बात चल रही है और बड़ा एक्शन जारी है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं कुछ अधिकारियों का अनुभव है कि वर्ष भर में यानी पूरे साल में 90% से अधिक लापता बच्चे वापस मिल जाते हैं। वहीं कुछ विपक्षी नेता सरकार द्वारा पेश किए गए इन आंकड़ों को बोगस और फर्जी बता रहे हैं और दावा करते हैं कि लापता लड़कियां अभी भी नहीं मिल रही हैं। वहीं कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चे मिल जाते हैं लेकिन माँ बाप पुलिस स्टेशन आकर खबर नहीं देते हैं तो वो मामले दर्ज ही रह जाते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है बुर्का। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज में बुर्का, हिजाब और नकाब पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के कारण शैक्षणिक संस्थानों में पोशाक संहिता यानी ड्रेस कोड को लेकर बहस फिर से गर्मा गई। इस प्रतिबंध के विरोध में छात्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए और भूख हड़ताल भी की। आंशिक प्रतिबंध लागू है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने बुर्का पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया। हालांकि कॉलेज ने सुरक्षा और पहचान संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए चेहरे को ढकने वाले नकाब पर प्रतिबंध जारी रखा है। ये विवाद फरवरी 2022 में हुए कर्नाटक हिजाब विवाद की याद दिलाता है, जब उडुपी के एक कॉलेज में कक्षाओं के भीतर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भले ही राज्य संचालित स्कूलों और कॉलेजों में इस प्रतिबंध को बरकरार रखा था, लेकिन बाद में अक्टूबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में खंडित फैसला सुनाया था। इस विवाद पर अंतिम कानूनी फैसले के अभाव में कई कॉलेज अलग अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। मध्य 2024 में चेंबूर स्थित एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिसके तहत बुर्का, हिजाब और नकाब और कैंप जैसी पोशाकों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें विरोध और आलोचनाओं को जन्म दिया था। हालांकि 2024 अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुंबई कॉलेज द्वारा लगाए गए हिजाब और बुर्का प्रतिबंध पर अंतरिम रोक यानी स्टे लगा दी थी, जिससे छात्रों को अस्थायी राहत मिली। न्यायालय ने व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए छात्रों की पसंद और स्वायत्तता पर जोर दिया। खासकर प्राइवेट संस्थानों में कई लोग इसे अंतरिम राहत और व्यक्तिगत अधिकारों की पुष्टि के रूप में देखते हैं। भले ही बड़ा कानूनी विवाद अभी भी अनसुलझा है। इस पर आपकी क्या राय है? कॉलेज और स्कूलों में बुर्का, हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या बच्चों को ड्रेस ही पहनना चाहिए? इस पर कमेंट करके जरूर बताइए।
अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई। मुंबई और आसपास और उसके वसई विरार क्षेत्र में एक बच्ची जब उठक बैठक की और उसकी मौत हो गई, ये मामला काफी तूल पकड़ा, जिसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और कई स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। आपको बता दें, उनमें श्रीमती मंडरा देवी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल आजादवाड़ी दामूनगर में मुंबई में, वहीं पर हनुमत विद्या मंदिर जो वसई में है, कोरापाड़ा सातीवली पूर्व में है। आपको बता दें, ये अंग्रेजी हिंदी स्कूल शामिल है जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि स्कूल में शिक्षिका द्वारा, यानी जो अभी मामला सामने आया था वसई से, शिक्षिका द्वारा जो छोटी बच्ची थी उसके साथ उठक बैठक कराया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद टीचर पर भी मामला दर्ज हुआ, टीचर भी अरेस्ट हुई। उसके बाद आगे की जांच जारी है। वहीं पर ये भी पाया गया, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी पाया कि दोनों स्कूल में 9वीं और 10वीं की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद इन कक्षाओं को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। साथ ही स्कूल भवन के लिए जरूरी कंस्ट्रक्शन परमिशन भी उपलब्ध नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर बात करते हैं, वसई से कबूतरों को लेकर एक विवाद सामने है। वसई पूर्व के मधुबन टाउनशिप स्थित श्रीगुण स्प्लेंडर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पिछले 3 वर्षों से जारी अवैध निर्माण और कबूतरों की गंदगी ने गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया है। स्थानीय निवासी राहुल रंजन ने मार्च 2022 से प्रभाग समिति चीज से लेकर वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय तक लगातार शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नोटिस और आश्वासनों तक ही सीमित रही। मामला तब और गंभीर हो गया जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को कबूतरों की गंदगी के फैसले वाले फेफड़ों से संक्रमण को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बताते हुए महानगर पालिकाओं को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बावजूद वसई विरार महानगर पालिका की निष्क्रियता जारी रही। आखिरकार मजबूर होकर जो निवासी है राहुल रंजन ने हाईकोर्ट का रुख किया और 17 अप्रैल 2025 को अदालत ने अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन 2 महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जून में हुई एमआरटीपी सुनवाई और औपचारिकता बनकर रह गई। महानगर पालिका की लगातार लापरवाही के बाद राहुल रंजन ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर 10 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को नोटिस जारी किया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को प्रभाग जी के सहायक आयुक्त नीलेश महात्रे ने सभी अतिक्रमणों को अवैध घोषित करते हुए स्व निष्कासन का आदेश जारी किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महानगर पालिका जमीनी स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई करेगी या फिर नागरिकों को न्याय के लिए अदालतों का सहारा लेते रहना पड़ेगा। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार और जुड़े रहिए। और लगातार ऐसी खबरों के लिए आपकी भी कोई खबर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मेल करिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।